नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज 3 बजे समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा के शामिल होने पर फिलहाल सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हिस्सा नहीं लेगी और आज इस बैठक में तमाम विपक्षी संकट की घड़ी में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर मंथन करेगा। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बातचीत होगी। सरकार की ओर से राज्य सरकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर भी आज चर्चा होने के पूरे आसार हैं। और साल 2020 में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन वर्तमान हालातों पर विपक्ष को बैठे बिठाए मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल चुका है। किसी भी मुद्दे पर विपक्ष इस मुद्दों को हाथ से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि साल 2021 और 22 चुनाव के लिहाज से बेहद खास है। यह रिपोर्ट देखिए। आज एक बार फिर से विपक्ष एकजुट नजर आएगा। वजह भले ही कोरोना हो, लेकिन निशाना मोदी सरकार पर होगा। फिलहाल आज 3 बजे यह बैठक होनी है। खबरें हैं कि कोरोना और लॉकडाउन को लेकर यह बैठक होनी है, जिसमें तमाम विपक्ष के दिग्गज शामिल होंगे। विपक्ष की इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी भी हिस्सा लेंगे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से बैठक में डेरेक ओब्रायन भी होंगे। हालांकि ममता बनर्जी कुछ देर बाद बैठक में हिस्सा लेंगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, NCP नेता शरद पवार, DMK नेता MK स्टालिन समेत 18 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेने वाले हैं। आज इस बैठक में तमाम विपक्ष संकट की घड़ी में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर मंथन करेगा। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बातचीत होगी और सरकार की ओर से राज्य सरकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह और तमाम विपक्ष के दिग्गज शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से कोई शामिल नहीं होगा। आपके सूत्रों के मुताबिक इन्हें इस बैठक के लिए निमंत्रण नहीं मिला। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इसमें शामिल होंगी या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। साल 2020 में कोरोना शुरुआत से कहर बरपा रहा है, लेकिन वर्तमान हालातों पर विपक्ष को बैठे बिठाए मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। किसी भी मुद्दे को विपक्ष हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि साल 2021 और 2022 चुनाव के लिहाज से बेहद खास है। और यही वजह है कि विपक्ष अभी से ही राजनीति के अखाड़े में अपनी पैठ बनाने में जुट गया। लेकिन आज होने वाली बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के तरकश से कौन कौन से बाण निकलते हैं, ये देखना बाकी है, क्योंकि इस वक्त विपक्ष पूरी तरह से हल्ला बोल के मूड में नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो आज 3 बजे जो बैठक होनी है, काफी खास ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास बैठे बिठाए तमाम मुद्दे हैं। मजदूरों को लेकर राजनीति चमकाई जा रही है। आलम यह है कि मजदूर एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है राजनीति चमकाने का, और विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। सवाल एकजुटता को लेकर खड़ा होता है। हालांकि प्रियंका गांधी का जो नया तेवर देखने को मिला है, उसके बाद से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आगे जो चुनाव होने हैं 21 और 22 में, उसी को ध्यान में रखते हुए अभी से ही जो स्ट्रैटेजी है वो शुरू हो चुकी है कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और हम देख रहे हैं कि आज जो बैठक होनी है, किस तरह से आपको लगता है कि मजदूरों को लेकर जो राजनीति है वो शुरुआत से जारी है? बसों को लेकर हमने देखा क्या घमासान मचा हुआ था, लेटर वॉर हुआ और उसके बाद FIR तक की नौबत आ गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज कोरोना को लेकर जो बैठक होनी है तमाम विपक्षी पार्टियों की, यानी कि कोरोना महज एक मुद्दा बन चुका है,
तैयारी तो आने वाले चुनाव को लेकर है, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं। देखिए सचिन, तमाम बातों को आप देखिए, कोरोना जो देश में आया, दुनिया में आया, लेकिन जिस तरह कोरोना में लॉकडाउन रहा, तमाम ये बातें हुई, विपक्ष को संजीवनी बूटी मिल चुकी है। अब विपक्ष उस संजीवनी बूटी से कहीं जीवित होने के लिए और अमर वरदान मांगने के लिए प्रेरित है। जिस तरह प्रियंका गांधी ने सियासी रणभूमि का सबसे बड़ा मैदान कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, दिल्ली तक ये रास्ता जाता है, जो उत्तर प्रदेश में उभरता है राजनीतिक दल वो दिल्ली तक पहुंचता है। तो आज बंगाल में चुनाव होने वाले कल में, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, एकजुट है नहीं विपक्ष। कांग्रेस ने 18 दलों को न्योता भेजा था, लेकिन सपा और बसपा पे अभी भी संशय बना हुआ है कि वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। पूरी जो मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी है, तमाम चीजें हैं। ममता जिस तरह लगातार केंद्र के साथ जो एक उनका संवाद था वो पूरा कटघरे में खड़ा रहा, केंद्र की टीम को रोका गया कोरोना के लॉकडाउन के दौरान, तमाम बातें। लेकिन जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि एम्फॉन आया हुआ है और मौतें हुई हैं और यहाँ प्रधानमंत्री को दौरा करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने उस आग्रह को स्वीकार किया और वहां पहुंच गई बंगाल। अब ये विपक्ष को अपनी रणनीति तय करनी होगी कि अगर उनने हमले का इस तरह जवाब दिया तो अब हमले का आगे जवाब हमें क्या करना होगा, और ये रणनीति तय करने के लिए विपक्ष की एकजुटता बहुत जरूरी है, अगर विपक्ष कहीं दिल्ली में अपना दमखम दिखाना चाहता है तो। लेकिन चंद्रशेखर जी, हमें यह भी समझना होगा कि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि राहत पैकेज कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो तल्खियां हैं राज्य सरकार के बीच और केंद्र सरकार के बीच वो समय समय पर देखने को मिलती है। अगर मैं बंगाल सरकार की बात करूं, क्योंकि हमेशा से यही सवाल खड़े होते हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पैकेज की जो मांग की जाती है वो मदद नहीं मिलती, और यही सवाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी खड़े होते हैं कि हम जो जिस तरीके से डिमांड कर रहे थे इस लॉकडाउन के दौरान वो मदद हमको नहीं मिली है। लेकिन आपको क्या लगता है जो आज बैठक होने जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरीके से लोगों में नाराजगी हमने देखा, मजदूरों ने प्लान किया, उसके बाद से सरकार पर एक दबाव भी बना है, लेकिन विपक्ष को मुद्दों की कमी ना पहले थी ना अब है, लेकिन एकजुटता में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, और आज भी उसकी तस्वीरें सामने हैं। क्योंकि जो बैठक बुलाई गई है उसमें जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं, विपक्षी बड़ी पार्टियां, वो तो नाराज नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कह दिया है कि उनको तो इन्वाइट नहीं किया, तो वो कैसे शामिल हो सकते हैं। देखिए सचिन, तमाम बातों में एक बात निकल के आती है कि जिस तरह अब लगातार विपक्ष मुखर होता जा रहा है, कहीं एक नया विपक्ष बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव थे तो उस समय महागठबंधन बना, महागठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ था, लेकिन एक नया विपक्ष अब अपना आकार ले रहा है। उसमें प्रियंका गांधी कहीं नेतृत्व करने वाली हैं आने वाले समय में, ममता कहीं और मुखर होने वाली है क्योंकि चुनाव है। तो अब विपक्ष का एक नया स्वरूप भी देश को देखने को मिलेगा, और जो उम्मीदें पूरे देश की कि विपक्ष उनकी आवाज को उठाए, सत्ता पक्ष से एक जवाब मांगे, वो जवाब अगर विपक्ष मांगता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मौजूदगी का एहसास लोकतंत्र के ये जो उत्सव होता है चुनाव, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है, और ये भाजपा के लिए गहरी चिंता का विषय है। बिल्कुल, लेकिन चंद्रशेखर जी जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं उस पर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया बन चुका है कि ये सब थोड़ी सी भी मदद अगर आप मजदूरों की कर देते हैं तो आपको बहुत जल्दी अटेंशन मिल जाती है। हमने देखा है कि कांग्रेस ने जो हथकंडा अपनाया, हथकंडा कहें या वाकई एक डर था मजदूरों के लिए कि बसों का जो ऐलान किया गया उसके बाद परमिशन मांगी गई और 1000 बसों में उसमें कुछ फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं, लेकिन बसों को चलाने की फिर परमिशन तक नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यह डर लग रहा था, यूपी सरकार को, कि अगर वो ये क्रेडिट हाथ से निकल जाता है तो आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है। देखिए सचिन, लगातार एएनबी इस मामले में आवाज उठा रहा था, एएनबी लगातार ये बात कर रहा था। जब से लॉकडाउन है एएनबी ने लगातार ये पूरे देश में आवाज उठाई कि मजदूर के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है उस पर तमाम राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों को उस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए, बड़े पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। कल भी एएनबी ने कहा था कि सियासी रणभूमि में बड़ी एक प्रियंका की पारी ये हल्ला बोल है, इस पर कहीं ना कहीं, और आज एएनबी ने कल बोला और आज जब ये बैठक हो रही है तो बहुत स्पष्ट मायने हैं कि लगातार हमने जो आवाज उठाई है वो आवाज कहीं ना कहीं मजबूत होती जा रही है, और इस मजबूत आवाज के बाद अब जो लोकतांत्रिक अधिकारों की पैरवी करने वाले दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे सावचेत हो रहे हैं कि देश में क्या विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए और उसको आवाज किस तरह मुखर करनी चाहिए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो धरातल की तस्वीरें हैं और उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। वो सच्ची तस्वीरें थी जो देश को रुलाने वाली थी, देश को हिलाने वाली तस्वीरें थी। कोरोना संकट में देश जिस तरीके से चल रहा है और जो तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं वो हर दिन एएनबी न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
और लगातार जो प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है, उनका यही कहना है कि सरकार के वादे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक तरफ कहा जाता है कि सबके सहयोग की जरूरत है, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, भैया सहयोग कीजिए, इस पर सियासत मत करिए, लेकिन जब कांग्रेस बसों का अरेंजमेंट करती है, हालांकि 1000 बसें वो नहीं होती, कुछ बसें अगर सड़कों पर उतारी जाती है तो उनको आगे जाने की परमिशन तक नहीं दी जाती। ये कैसा खेल खेला जा रहा है मजदूरों के साथ कि मजदूर पैदल चल रहा है, दूसरी तरफ बसें अगर सड़कों पर उतरी हैं, जिसने अगर सहयोग किया तो उसको भी आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, नया दौर है, नया युग है, ये तमाम बातें हैं यहाँ पे कि जब अब लड़ाई लड़नी होती है तो ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी जाती है। चाहे लोकतांत्रिक पैरवी की बात हो, चाहे सामाजिक अधिकारों की बात हो, बिल्कुल। और हमने देखा है कि शब्दों की मर्यादा किस तरह से तार तार हुई है, फिर जिस सोशल मीडिया में जो बयानबाजी हो रही है वो भी हमने देखा है। बहुत ऐसे शब्दों का चलन उसमें चला कि कहीं ऐसा लगा कि आप मजदूर जो मर रहा है, वो पटरी पर जो कट गया, आप उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। आप, वो एक शब्द कहा जाता है कि लाशों पर राजनीति करना, उससे भी ज्यादा नीचे गिर के राजनीति हुई। पॉलिटिकल दलों की ब्रांडिंग हो रही थी, वहां लोग मर रहे थे। एक संवेदना कहीं लोकतंत्र में जो बड़ा आकार लेनी चाहिए थी, उस संवेदना ने महज बयानों का आकार लेके जिस तरह आम आदमी के मन को छलाए, मजदूर के मन को छलाए, इसका जवाब भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा। और विपक्ष अगर इस तरह की आवाज उठाएगा तो निश्चित रूप से विपक्ष का एक माहौल देश में बनेगा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन शुरुआत में हमने ये भी देखा कि जो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा और तमाम राज्यों में जो मजदूरों की दुर्दशा हुई है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य के आप आंकड़े देख लीजिए, तमाम राज्यों में मजदूरों को पैदल चलना पड़ा, प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही ये बीजेपी शासित राज्यों की में तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आती है कि हमने तो पूरा अरेंजमेंट किया गया है, मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनको कहते हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कितने मजदूरों के आंकड़े हैं, किस राज्य से कितने मजदूर कहां पर काम कर रहे हैं। जब बॉर्डर पर आना उनका सिलसिला शुरू हुआ तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए और उस पर अब राजनीति हो रही है। यानी यह समझा जाता है कि मजदूरों को लेकर सरकारें कितनी गंभीर हैं। देखिए सचिन जी, एएनबी न्यूज ने पहले भी आवाज उठाई और अभी भी एक बात सरकार को सुझाव दे रहा है कि कुछ न कीजिए। आप 12 रुपए 10 रुपए जो आपने एक बीमा रखा था आम आदमी के लिए, वही अगर राज्य से जमा करवा के कि ये हमने राज्य से जमा करवा लिया ये पैसा और उनको उनका लाभ मिल जाए, वो बीमा राशि के रूप में भी अगर उनको कोई क्षतिपूर्ति का कोई मिल जाए कुछ पैसा, आप उनको एक पैकेज देना पड़ेगा ऐसा जिससे उनकी जिंदगी स्थापित हो सके। उद्योग धंधे नहीं चलेंगे। जो मजदूर 1,000 किलोमीटर नंगे पैर चल के, उधड़े हुए पैरों से, भूखे पेट से, फटे हाल, प्यास से मारा हुआ, उसके रास्ते में परिवार खत्म हो गई, अगर वो अपने घर लौटा है तो उसको लौटने में बहुत वक्त लगेगा। जब तक सरकार का भरोसा उसके साथ नहीं होगा, जब तक लोकतांत्रिक भरोसा उसके साथ नहीं होगा, वो बिल्कुल अपने घर से नहीं लौटेगा। और ये बहुत चिंता का विषय है। 40 करोड़ प्रवासी मजदूर अगर अपने घर लौट गया है, बिल्कुल अगर अपनी जगह लौटा है, तो निश्चित रूप से उद्योग धंधों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सचिन, इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना होगा कि मजदूर को किस तरह का भरोसा मुहैया होगा कि वो लौट सके काम धंधे पे दोबारा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है। इन अगर हम 55-60 दिनों की अगर हम बात करें, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, सड़कों पर मजदूरों का प्लान बदस्तूर जारी है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडी, वो पैदल चल रही हैं और कई किलोमीटर सफर उन्होंने तय भी किया। पांव में छाले पड़ गए और उसके बाद जो घटनाएं सामने आई एक के बाद एक, उसके बाद से सरकार की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। लेकिन सरकार को लेकर मजदूरों को क्या सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया बना दिया गया है कि चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, मैनिफेस्टो में सबसे पहले मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें मेंशन होती है, लेकिन आज उनको बिल्कुल भी किसी भी एंगल से काउंट नहीं किया जा रहा है। क्या इसको समझा जाए कि मजदूर सिर्फ एक मजबूर है, सरकार सिर्फ उस पर राजनीति करती है, तमाम जो पार्टियां हैं, और जब सरकार बन जाती है उसके बाद कोई गौर करने वाला नहीं है? देखिए सचिन, श्रमिक संगठन थे, लगातार मजदूरों की जो आवाज उठाने वाले संगठन थे, उनका मौन भी कहीं मजदूरों को खला। उनके बारे में कोई किसी तरह का कहीं किसी कैटेगरी में उनको नहीं रखा गया। कर्मचारी, किसान, तमाम चीजें कि इसको ये पैकेज देना है, लेकिन मजदूर के लिए कोई बड़ी घोषणा ऐसी नहीं हो पाई जिससे मजदूर ये कह सके कि सरकार हमारे साथ रही। सरकार राजनीतिक छीटाकशी करती रही, राजनीतिक बयानों में उलझी रही, लेकिन आज भी मजदूर इस गहरे इंतजार में है कि सरकार की तरफ से अगर किसी पैकेज का, उसको भरोसे का ऐलान होता है, तभी ये मजदूर वापस लौटेगा। अन्यथा उद्योग धंधे और तमाम देश में जो एक रफ्तार है उद्योग की,
वो कहीं थमने का बहुत बड़ा अंदेशा जी। है और चेतावनी भी है ये सरकार। बिल्कुल, लेकिन अब वर्तमान हालात को देखकर आपको क्या लगता है? हमने देखा कि जब मजदूर लॉकडाउन फर्स्ट से लेकर लगातार ये कह रहे थे कि हमें अपने घर जाना है, और ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि लॉकडाउन कब तक खुलेगा, ये महामारी कब तक खत्म होगी, और सरकार को बखूबी पता था कि आगे लॉकडाउन की डेट बढ़नी है, क्योंकि तमाम जो देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं, मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बिना सोचे समझे लॉकडाउन की डेट आप एक्सटेंड कर रहे हैं, मजदूरों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। क्या इससे समझा जाए कि मजदूरों को आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, आप जहां हैं वहीं पर ठहर जाइए? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो भरपूर स्टॉक है राशन का, क्योंकि आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है, जो कुछ है वो सब कुछ अपने देश में है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पैकेज की जो आपने बात कही अभी, कि पैकेज ये देना चाहिए, राहत देनी चाहिए, जब धरातल पर ये तस्वीरें सामने नजर नहीं आ रही हैं, ना लोगों के घर में राशन पहुंच रहा है, तो पैसा कहां से पहुंचेगा? आप बड़ी बड़ी बातें एसी रूम में बैठकर मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन धरातल की तस्वीरें उससे बिल्कुल अलग हैं, ये हमें समझना होगा। देखिए, विपक्ष को कहीं एक जो सांस आई है, विपक्ष जो इतना मुखर हुआ है, इन्हीं सब बातों को देखकर हुआ है। जिस तरह देश में विरोध हुआ है, जिस तरह कहीं ना कहीं एक संवेदनशील ये देश है, भारत बहुत ममता से भरा हुआ है। अगर कहीं भी कोई ऐसी चोट होती है आम आदमी के ऊपर, एक छोटी सी घटना पूरे देश को झकझोर देती है। औरंगाबाद में 16 मजदूर कट जाते हैं ट्रेन से जी, औरैया में ट्रक से कुचल जाते हैं, तो ये पूरी संवेदना ने कहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ये जो संवेदना है ये कहीं दिल्ली तक भी पहुंची है, और निश्चित रूप से दिल्ली को इसका जवाब देना होगा। अगर ये जवाब दिल्ली ने बहुत जल्दी उन मजदूरों को नहीं दिया, तो देश में एक बहुत जो लोकतांत्रिक हितों की पैरवी करने वाली सरकार जिसे कहा जाता है, केंद्र सरकार को, उस पर ये बड़ा कुठाराघात होगा। बिल्कुल। और कहीं उससे भरोसा भी लोगों का बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। राजेश राठौर हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। राजेश राठौर जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आज 3 बजे बैठक होनी है, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? वाकई जो मजदूरों का दर्द है, या कोरोना को लेकर जो हाहाकार मचा है उसका ये दर्द है, या फिर आने वाले चुनाव को लेकर एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है कि भैया आप तैयारी शुरू कर दें, चुनाव बहुत नजदीक है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सुचिता होगी, लेकिन उसके लिए वक्त होता है। अभी मात्र और मात्र एक वक्त है जो कोरोना से कैसे लड़ा जाए। इसमें जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा मजदूर जो हैं उनको राहत कैसे पहुंचाया जाए। राजनीति करने की भी तो भारतीय जनता पार्टी करे, वो चुनाव की तैयारी करे, उनका विषय है। मेरा और कांग्रेस पार्टी का मात्र और मात्र एक उद्देश्य है कि जो सड़कों के किनारे पैदल चल रहे हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, जिनको उपचार नहीं हो रहा है, इनको समुचित सुविधा कैसे मिले, मात्र इस पर कांग्रेस पार्टी का अभी फोकस है। संवेदनाओं से जुड़ा। जी राजेश जी, आज जो बैठक हो रही है, विपक्ष जिस तरह हमलावर हुआ है, सियासी रणभूमि, सबसे बड़ी सियासी रणभूमि है उत्तर प्रदेश, प्रियंका ने जिस तरह हमला बोला है, हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंतर्मन में अब क्या चल रहा है। ये सीधा सवाल आपसे है। देखिए है क्या कि राजनीतिक रूप इसको दे दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि जो सड़कों पे मजदूर हैं, जो दिल्ली के नोएडा के रामलीला मैदान में जो मजदूर हैं, वो मजदूर अपने घर कैसे पहुंचे। मात्र इस पे उन्होंने बस को परमिशन दिया, बस के परमिशन नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना बैनर लगा ले, आदित्यनाथ योगी अपना नाम कह ले, लेकिन जो मजदूर हैं उनको घर पहुंचा दे। इसको अगर राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी देखते हैं तो उनका विषय है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जन सेवा, कि जो सड़कों पे आवाम है वो घर में जाए। अगर वह घर में भारतीय जनता पार्टी पहुंचा दी होती तो शायद इसकी चर्चा करने का विषय नहीं होता। सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने घर पहुंचे और उनको भोजन मिले। भोजन तो बात की बात, घर ही नहीं पहुंच रहे हैं। राजेश राठौर जी, विपक्ष को भी इसी बात से संजीवनी मिली है। कहीं ना कहीं कोरोना में जो मोदी सरकार का कद था वो कहीं कटघरे में खड़ा हुआ है, इसी से विपक्ष को संजीवनी मिली है। 18 दलों को न्योता भेजा है, 2 दल उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे हैं। विपक्ष जिस तरह हमलावर हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीति भी है, राजनीति बहुत प्रधान विषय होता है। जिस तरह ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी गई है आने वाले जो लॉकडाउन के दौरान, ये सब पूरे देश ने देखा है।
सीधा एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका कितनी मुखर होने वाली है आने वाले दिनों में, और उसका एजेंडा क्या है सरकार, केंद्र सरकार को घेरने में? विपक्ष का मात्र एक एजेंडा है, किसी भी दल का मात्र एक उद्देश्य होता है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो बेहतर सुविधा हम जनता को दें। आज की सरकार इसमें विफल हो गई है, ये मीडिया के माध्यम से देश ने जान लिया है। और वह व्यक्ति खुद अपने आप को जला दिया है, तो सड़कों पे पैदल दिल्ली से हजारों किलोमीटर घर जा रहे हैं। तो इन लोगों को असुविधा भविष्य में ना हो, इसके लिए विपक्षी दल क्या क्या करे ताकि उन जनभावनाओं को देखते हुए जनता को सुविधा मिल सके। अगर इसमें जनता को अब सोचना है तो उसको राजनीति रूप देख रही है, सेवा के रूप देख रही है। राजेश राठौर मेरा जी, उद्देश्य सेवा करना है। राजेश राठौर जी, विपक्ष के पास क्या बड़ा सुझाव है जिसको मानकर केंद्र कोई ऐसा राहत पैकेज, कोई ऐसा ऐलान करे जिससे मजदूरों को भारी राहत या उनके आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सके? ऐसा कोई सुझाव विपक्ष के पास हो, आपके पास? देखिए, इस पे स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी जी ने फरवरी के महीने से सचेत करते रहा है। अगर फरवरी में राहुल गांधी जी की बात मान ली गई होती तो मैं समझता हूँ कोरोना भारत में घुसता ही नहीं, क्योंकि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पासपोर्टिक आपदा है। जब अमेरिका में कोरोना आ गया था, जब इंडिया में उसका दस्तक हो चुका था, तब देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। जब भयावह रूप ले लिया तो एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बंधक बना, एक एमएलए की बेटी की जान चली गई, आत्महत्या कर ली। तो सरकार और संगठनशील है, इनके लिए सत्ता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। सबसे ठीक है, राहुल गांधी जी ने ठीक है। राजेश राठौर जी, चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जिस तरह से अब आने वाले वक्त में चुनाव भी नजदीक हैं, अगर मैं 21 या 22 की बात करूं, और बार बार ये सुनने को मिलता है कि मोदी लहर को अगर रोकना है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें दो बड़े दल जो हैं वो तो नदारत नजर आएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अब तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी ने वैसे ही हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हमें तो इन्वाइट ही नहीं किया, तो हम कैसे आ सकते हैं? अब क्या समझा जाए, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है, सिर्फ एकजुटता में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, और पहले भी यही गलती कांग्रेस ने की है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने, और इस बार फिर से वही गलती वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। जिनको ये राजनीति बात समझ में आ रही है वो सही हो नहीं हो, तो जन सेवा के लिए, जो जनता के मुद्दों के लिए अगर साथ आ रहे हैं उनका स्वागत है। जो मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, आज जनता के सेवा में बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार है, अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है, उसकी हम क्रिटिसाइज नहीं कहते, लेकिन अभी वक्त है राजनीति छोड़ के सभी लोगों की एक साथ देश की जनता की सेवा कैसे करे, कोरोना से कैसे लड़े, इस महामारी को कैसे मात दे, इसी तरफ महामारी को भी मारना है, और दूसरी तरफ। लेकिन राजेश राठौर जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकार है, फिर चाहे मैं पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, वहां पर तो सवाल ये भी उठ रहे थे कि जो ट्रेनें बाहर से एंटर कर रही थी पश्चिम बंगाल में, उसको रोक दिया गया, ममता सरकार ने एंटर ही नहीं करने दिया। यानी कि मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। राजेश राठौर जी, सवाल मैंने दरअसल इसलिए पूछा क्योंकि जो आज मीटिंग होनी है 3 बजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी सोनिया गांधी, उसमें खुद ममता बनर्जी जो है वो भी शामिल होंगी, वो भी शरीक करेंगी इस बैठक में, इस मीटिंग में। सारे विपक्षी दलों को कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण दिया है, उस समय स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग उसमें शामिल है। से लड़ना चाह रहे होंगे, जो भी कोरोना के मात देना चाह रहे होंगे, वो सब लोग इसमें शरीक होंगे जिनसे निमंत्रण पड़ा होगा। जी नहीं, राजेश राठौर जी, जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं कि मजदूरों को लेकर सरकार ने गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया, और जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें भी विचार विमर्श नहीं किया, और तमाम परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा सामान्य है या फिर इन कंट्रोल है, मजदूरों को बिल्कुल भरपूर राशन मिल रहा है, वो प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है? अब एक छोटा उदाहरण देते हैं कि भारत में प्रतिदिन 2 करोड़ लोगों को ट्रेन से होने की क्षमता थी, और है भी। मात्र 10 से 12 करोड़ प्रवासी जो अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, उसमें भी नॉर्थ इंडिया के
अब तो भारत सरकार चाहती तो सभी ट्रैफिक अपने घर चले गए होते। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सरकार के पास मजदूरों को घर पहुंचाने का क्षमता नहीं है, यह पहुंचाना नहीं चाहती है। ठीक है। अगर क्षमता नहीं है तो उसकी भरपाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्दों से कह दिए कि श्रमिकों को किराया नहीं होगा वो कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है, फिर मजदूरों को उसको घर जाने से रुकता कौन है? आज ठीक है, चलिए राजेश राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपकी आवाज प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, आपने अपने विचार रखे। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मजदूरों को लेकर जो राजनीति जारी है, फिलहाल अब तक बड़े बड़े ऐलान हो चुके हैं, हम देख रहे हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आज भी आरबीआई की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन जो एक्चुअल में राहत मिलनी चाहिए, धरातल की तस्वीरों पर अगर हम फोकस करें, वहां पर वो नजर नहीं आ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं तमाम ऐसे मजदूर हैं जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। तो अब जब सरकार की किरकिरी हुई तो भाई ये कह दिया गया कि इनको रोकिए, तुरंत रोकिए इनको, कहां इनको ठहरना है, कहां रखना है, उसको कोई मायने नहीं है, लेकिन इनको रोकना है। देखिए सचिन, रोल मॉडल सरकार को प्रस्तुत करना होगा। सरकार को अपनी गंभीरता जमीनी स्तर पर दिखानी होगी। बयान जारी करने से, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, आईटी सेल पे तमाम तरह के भ्रामक चीज़ों को डालने से, भ्रामक बयानों को डालने से, पुरानी चीज़ों को डालने से मजदूरों के पेट में खाना नहीं पहुंचेगा, उनकी प्यास नहीं बुझेगी। उनके लिए जमीनी स्तर पर सरकार को कोई रोल मॉडल डेवलप करना होगा। रोल मॉडल डेवलप नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए ये खतरा बन के उभरेगा। ये मजदूर कहीं ना कहीं अपने अधिकार की आवाज को बुलंद करेंगे तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें अभी तक के जो हालातों पर हम चर्चा करें, जो डिसीजन लिया गया है मजदूरों को लेकर, हमने देखा कि उससे पहले बिल्कुल भी सरकार गंभीर नहीं थी, लेकिन जो छात्र फंसे हुए थे दूसरे राज्यों में, जब उनके पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहते हैं, सरकार ने उनके लिए बाकायदा बसें प्रोवाइड करवाई। उसके बाद से भी एक प्रेशर बना है सरकार के ऊपर कि भैया आप इनके बारे में सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन आपको मजदूरों के बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव था सरकार के ऊपर और आनंद फानम ने डिसीजन लिया गया जिसमें अब तमाम तरीके की लापरवाही सामने आ रही है? परिवार में एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बीच का है, तमाम चीज़ें हैं। आप किसी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, किसी को बिल्कुल भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये पूरे देश ने देखा जिस तरह ये पक्षपात हुआ, ये भेदभावपूर्ण रवैया हुआ, वंचित, शोषित, पिछड़ा, बिल्कुल जो ऐसा आदमी था जिसने भारत का निर्माण किया उसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया भूखों मरने के लिए, सड़क पर कुचलने के लिए, पटरियों पर कट जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये संवेदना ने किसी ना किसी ने पूरे देश के करोड़ों मनों को छलनी किया है। और इसका जवाब अगर सरकार की तरफ से नहीं आया, उचित जवाब नहीं आया, कोई रोल मॉडल डेवलप नहीं हुआ, तो फिर लोकतंत्र है। आने वाले दिनों में सरकार को इस बात को समझना होगा कि लोकतांत्रिक जवाब जब देने का वक्त होगा, तमाम आदमी अपने मतदान के अधिकार से ये जवाब देगा और सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होगी। हो सकता है कटघरे के बाहर। चंद्रशेखर जी, अगर हम देखें, क्योंकि जिस वक्त ये लॉकडाउन की स्थिति थी और बार बार इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि अब इसी वायरस के साथ हमें जीना होगा, कामकाज को भी जारी रखना होगा, हमने देखा कि एक तरफ देश के अंदर हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर थे, मजदूर प्लान कर रहे थे, पांव में छाले पड़ गए और कितने ज्यादा हादसे का शिकार हुए। दूसरी तरफ एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरती है, विदेशों से उन भारतीयों को लेकर एंटर करती है, एयरपोर्ट पर पहुंचती है। दूसरी तरफ उन मजदूरों के लिए कोई ट्रेन, कोई बस की कोई सुविधा नहीं होती। यानी कि फोकस उन लोगों पर है जिससे पैसे आए, जिससे राजस्व बढ़े। यही चिंता का विषय है कि जो पैसे दे रहा है, जो जी बहुत सारी चीजें ऐसी है, जब आदमी देखता है, विचार करता है, तो ये सोचता है कि वो लाभ हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है जो सबको मिल रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल उठता है और इसी सवाल ने आज पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि ये कैसा लोकतंत्र है। बिल्कुल, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यही है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया है राज्य के लिए। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का यह ऐलान किया गया और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यह ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। अम्फान नाम के चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई थी और उस तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। किस तरह से
हवा के तेज झोंकों ने 80 लोगों को काल के गाल में समा दिया। अब तक मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच चुकी है और कई लोग अभी भी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है और साथ ही जो घायल हुए हैं 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। बंगाल में अम्फान से अब तक 80 लोगों की मौत की खबर ये सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं और हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया। ममता बनर्जी उनके साथ मौजूद थी और इसके बाद ओडिशा के लिए वो रवाना होंगे। तो राज्य को 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान फिलहाल ये कर दिया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें, तमाम जो तल्खियां हैं वो साफ तौर पर नजर आई हैं। ममता सरकार की तरफ से बार बार यही शिकायत रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा से सौतेला व्यवहार किया गया है, यानी कि किसी भी मुद्दे को केंद्र सरकार ने सीरियस नहीं लिया। फिलहाल जो ऐलान हुआ है इस पर आगे अब क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है ममता सरकार की तरफ से, ये देखना, ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो तल्खियां हैं वो समय समय पर देखने को मिलती हैं। तो राज्य को 1000 करोड़ रुपए का ये ऐलान किया गया है मदद का, और मृतक जो हैं उनको 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। साथ ही जो घायल हुए हैं इस घटना में 50,000 रुपए का मुआवजा उनको दिया गया है। तो बंगाल में अम्फान नाम के चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई थी। आलम यह था कि हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी, लोगों के घर उड़ गए और पेड़ पौधे सड़क पर टूटकर बिखर गए, बिजली के खंभे सड़क पर टूटकर बिखर गए और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट भी ये सामने आया था यहां पर आने से पहले कि उन तस्वीरों को उन्होंने देखा है, दर्द को वो समझ रहे हैं और खुद जाकर वो यहां का सर्वेक्षण भी करेंगे। तो आज ये सर्वेक्षण करने के बाद बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, ये राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के लिए, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बार बार बोलने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पश्चिम बंगाल से आया और पूरा क्षेत्र पर पूरा घूमे और उसके बाद पूरा इलाका भी देखने के बाद कुछ मुख्यमंत्री भी ऐसी कहा है जो हमारा जो पैकेज है उस पैकेज को कम से कम तो मतलब देना चाहिए। इसीलिए जो फिलहाल जो पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल परिस्थिति है, इसको अगर नहीं देंगे तो पश्चिम बंगाल को फिलहाल संभालने में मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये देखते हुए कि नरेंद्र मोदी ने कहा तो पैकेज का जो मांगे है वो मांगे का ऊपर वो नरेंद्र मोदी ने खुद मतलब ऐसा कर रहे हैं कि अगर हो सकता है तो कितना दे सकते हैं, अभी तक कोई मतलब फाइनल नहीं की, लेकिन सबने उन्होंने सिर्फ यही बोला कि पैकेज तो देना ही पड़ेगा और किसी भी हालत से ये पैकेज तो देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है और पश्चिम बंगाल में जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। एक तो कोरोना वायरस को लेकर महामारी जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और दूसरे क्षेत्रों में जो परियायी मजदूर है उसके साथ साथ फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो साइक्लोन भी अभी क्या है उसका जो हादसा हुआ है, ये देखने के लिए नरेंद्र मोदी भी सिर्फ यही कहा है कि किसी भी हालत से मतलब इसको ठीक करने चाहिए। पश्चिम बंगाल को मतलब आर्थिक सहायता करने के लिए राजी हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। चौहान बिल्कुल शांतनु, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना का संकट था और उसी बीच जो अम्फान चक्रवात है उसकी भी आहट और उसका एंटर जो हुआ उसके बाद जमकर तबाही की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि अब ये राहत पैकेज जो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अब कितना सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत नुकसान वहां पर हुआ है और लगभग 80 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है ये तो होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री और किसी भी राज्यों का जो मुख्यमंत्री एक साथ मिलजुल के काम करने में सबसे ज्यादा फायदा है। ये सबसे बड़ी बात है। जी चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल यही है कि कोरोना पर विपक्ष का मंथन ये 3 बजे होना है, लेकिन इस मंथन में वाकई कोरोना पर डिस्कशन होगा या फिर आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर जी, अभी हम जो खबरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से कि राहत पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो तल्खियां हैं वो समय समय पर देखने को मिलती हैं और हमेशा से यही शिकायत रहती है ममता सरकार की कि गंभीर नहीं है केंद्र की सरकार, सौतेला व्यवहार उनके साथ किया जाता है। अब क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में अब जो पैकेज दिया गया है वो कब धरातल पर उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो तल्खियां हैं उसमें अब कमी देखने को मिलेगी या फिर अभी भी जिस तरह की जो मनमुटाव की स्थिति है वो जारी रहेगी? देखिए, ये राजनीतिक उलटबाजी है सचिन। जिस तरह पीएम को आग्रह करके ममता बनर्जी ने बंगाल बुलाया, वो तुरंत बंगाल पहुंचते हैं, 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर देते हैं। निश्चित रूप से जो बात केंद्र सरकार के बारे में कही जा रही थी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, उस पर पलटवार है ये केंद्र सरकार का, और बहुत ऐसी स्थिति अब पैदा कर दी है इस पैकेज के ऐलान के बाद कि ममता बनर्जी ने जो दाव चला था कि पीएम बंगाल पहुंचे, पैकेज का ऐलान करें,
केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, उस सारी चीज़ों को धराशायी करते हुए ये ऐसा दाव दिल्ली की तरफ से चला गया है कि कहीं ना कहीं पूरे कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में इसकी हलचल अब आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। और ममता को अब ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि केंद्र ने सौतेला व्यवहार किया, पैकेज में देरी की, तमाम चीजें। अब इस बार के बाद ममता को बहुत गहरे से सोचना होगा कि इस बार का जवाब दिल्ली तक कैसे पहुंचे, क्या जवाब ऐसा दिया जाए जिससे चुनाव में इस बात को उठाया जाए कि केंद्र सरकार का सहयोग हमें नहीं मिला, इसलिए शायद हम पिछड़ते रहे लोगों की मदद करने में। ये बहुत बड़ा वार है दिल्ली की तरफ से, इसको कलकत्ता को बहुत गहरे से समझना होगा, राइटर्स बिल्डिंग को बहुत गहरे से समझना होगा। लेकिन लगातार सवाल ये भी उठते हैं बंगाल सरकार को लेकर कि जब से लॉकडाउन हुआ है ना तो गाइडलाइन का पालन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, ना बंगाल की सरकार सहयोग कर रही है, जिस वजह से बंगाल में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। अब इस पर भी बंगाल सरकार को अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा। राहत की वो मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए उनकी अपील पर और उन्हें सर्वेक्षण भी कर लिया, हवाई सर्वेक्षण, इतना टाइम दिया ममता सरकार को। अब क्या आपको लगता है कि अब किस तरीके का हथियार ममता सरकार के पास हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक बयानबाजी का जो दौर है वो जारी है और अब तो आगे चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे हथकंडे होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज डेरेक ओब्रायन जुड़ेंगे तृणमूल कांग्रेस से, जो 18 दलों की बैठक है, जो आज महागठबंधन, जो आज विपक्ष की बैठक है, क्या प्रस्ताव इसमें 1000 करोड़ के पैकेज पे ममता क्या बोलती है शाम तक, डेरेक ओब्रायन क्या बोलते हैं, दिल्ली में वही प्रतिनिधि हैं, तो ये सब अब तमाम चीजों का जो बयान है उस पर नजर बना के रखनी होगी कि ममता इसका कैसे जवाब देती है। और राइटर्स बिल्डिंग में चंद्रशेखर जी, आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अर्जुन गुप्ता जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर नमस्कार, बोलिए सर। जी अर्जुन गुप्ता जी, आज 3 बजे विपक्ष की बैठक होनी है, तमाम विपक्षी पार्टियां आज बैठक करेंगी 3 बजे और मुद्दा उनका कोरोना है, कोरोना पर डिस्कशन होगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि शुरुआत से लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर रही हैं, सवाल यही उठाए जाते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए हैं, जिस वजह से स्थिति बिगड़ी है, फिर चाहे मजदूरों की बात करें या फिर लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ रही हैं और आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में जो लॉकडाउन पे कंट्रोल हुआ है वो कोई नहीं कर सकता था और मोदी जी को इसके लिए हम पूरे देशवासी सलूट करते हैं। और सोनिया गांधी, इनके पास क्या है, कोई रास्ता नहीं, जहां जहां इनकी सरकारें थी वहीं पे प्रवासी मजदूरों को तकलीफ हुआ है। बाकी आप देख लीजिए। नहीं अर्जुन गुप्ता जी, लेकिन समय समय पर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों की अगर मैं बात करूं तो यह सवाल भी उठाया जाता है कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, हम चाहकर भी अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर पाते, सारे अधिकार हमें दे दीजिए। जब स्थिति बिगड़ी, आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तब यह कह दिया गया कि अब कोरोना को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। ये प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। नहीं, भले वो दे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत कोरोना से लड़ रहा है और उसमें सफल हुआ है, तो कोई नेता अगर दूसरा नेता होता तो आज आधा भारत सफाया हो जाता। बिल्कुल अर्जुन गुप्ता जी, कोरोना से तो लड़ रहा है, लेकिन हमारे देश का मजदूर भूखमरी से भी लड़ रहा है। सचिन, एक सवाल में बिल्कुल अर्जुन गुप्ता जी लाइन पे बने रहिए, पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप लाइन पर रहिए। सर अर्जुन गुप्ता जी, जिस तरह आप जो कह रहे हैं उसका पूरा देश समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। एक बात पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से मजदूर जख्मी हुआ, छलनी हुआ, पटरियों पर कट गया, आपको लगता नहीं है आधा देश, आप कह रहे हैं, सफाया हो जाता? सरकारें पहले भी चलती रही हैं, ऐसा नहीं है कि देश में तरक्की अभी हुई है, लेकिन आपको यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो संवेदनशीलता थी जमीनी स्तर पर, उसकी कहीं कमी रही कि नहीं रही, आप बताइए। नहीं, देखिए, मैं कहा, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे 100 आप काम करते, एक आध काम तो ऐसे हो जाते हैं। और जनता में जो जनादेश था, जनता में जो आक्रोश था, वो सड़कों पे दिखाई दिया। लेकिन मेरा फिर अभी कहना है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार नहीं थी, उन्हीं राज्यों में प्रवासी मजदूर छोड़ के गए हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार रही है, जहां जहां मतलब वो है, लेकिन वहां पे मजदूर प्रवासी एकदम आराम से रहे, उनको कोई इसमें अर्जुन गुप्ता जी, मजदूरों, अर्जुन गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? अर्जुन गुप्ता जी, आप कहते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है मजदूर बहुत आराम से रहे। हमने अभी कल परसों वो तस्वीरें देखी है सहारनपुर की, जहां पर मजदूरों ने अपनी ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया।
कुछ ऐसा बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जो सच्चाई वो सच्चाई पे रहिए। मैं पार्टी वाइज बात नहीं करता। प्रवासी मजदूरों को जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में गए लोगों ने भोजन दिया, नहीं, पानी दिया, अर्जुन सब कुछ गुप्ता दिया। जी, अभी अभी आपका ये स्टेटमेंट था, आपने कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर मजदूर बहुत कंफर्ट तरीके से उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन क्यों उत्तर प्रदेश में हालात ये हो गए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी मजदूरों ने की है, श्रमिकों ने की है? देखिए, अभी 2 महीने की बात है, अभी लास्ट में कुछ हो गया होगा तो इसको 2 महीना आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अच्छा। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी होगी, लेकिन इतने दिन 60 दिन का जो लॉकडाउन था उसमें आप बताइए क्या हुआ। आज मोदी जी के बाद किसी का नाम लिया जाता तो योगी जी का नाम लिया जाता है, और हम नहीं, आम जनता बोलती है सब बात। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अर्जुन जी जो आप कह रहे हैं। एक सवाल बहुत आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं जो गैर भाजपा राज्य थे वहीं पे मजदूरों का पलायन हुआ। एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकार थी, अगर आप चाहते तो वहाँ से पलायन होता ही नहीं, वहीं उनको रोटी मुहैया हो जाती, उनको घर मुहैया हो जाते, तो सड़कों पर मरने के लिए क्यों चलते? ये भी तो एक सवाल उठता है। नहीं, मैं आपकी बात को मैं मान कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना आप पूरा मोदी जी या केंद्र सरकार पे आप इसका वो डाल देंगे। नहीं, आपने अर्जुन जी अभी आपने कहा कि जहां गैर भाजपा राज्य थे वहां पे कुप्रबंधन देखने को मिला, मजदूरों ने पलायन किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां भाजपा के राज्य थे, अगर उनको सुविधा मिल जाती तो मजदूर वहां रुक जाता, तो रोड पे नहीं मरता, पटरी पे नहीं कटता। इसका सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। आपको रोक रहा हूँ, मुंबई का मजदूर अगर जा रहा है, मुंबई का मजदूर अगर महाराष्ट्र का मजदूर छोड़ के जा रहा है, तो उसमें मध्य प्रदेश की सरकार क्या, मध्य प्रदेश की सरकार को मध्य प्रदेश में तो आप ही की सरकार है, देना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो आप ही की सरकार है। जो वहाँ खाना पानी जो भी लगा मजदूर को दिया गया, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, जैसे कि दिल्ली ले लीजिए, जैसे कि मुंबई ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, वहाँ से मजदूरों को कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत अर्जुन जी आप बात का स्पष्ट जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जहां भाजपा के राज्य हैं, जहां भाजपा की सरकार है, वहां से मजदूर नंगे पैर, भूखे पेट, प्यासे गले से क्यों निकले? सड़क पर क्यों मरने के लिए निकले? क्या वहां पे उनके लिए सुविधा मुहैया हो जाती तो वो अपने घर क्यों लौटते? उनको लगा कि हमारी भूख का इंतजाम नहीं होगा तो वो अपने घर चल दिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बसों पे जो साइकिल लेके जा रहे थे, उनको भी उनकी साइकिल को उस पे डिग्गी में डाल के, उनके लगेज में डाल के उनको ले गए। और क्या कर सकते बताइए? आप एक उत्तर प्रदेश पे अटके हुए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाजपा की राज्य की सरकार, जहां भाजपा की सरकार थी वहां से मजदूर क्यों चले? ये भरोसा उनको नहीं मिल पाया कि हमें यहाँ खाना नहीं मिलने वाला है, हम भूखों मरेंगे, तो वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। जी नहीं, वो ऐसा है कि खाली वो भरोसे से नहीं, उनके भी मन में कोई 60 दिन लॉकडाउन में उनके भी परिवार के लोग रहते हैं, बुलावा आया होगा इसलिए वो गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बहुत आपका अर्जुन जी ये बयान आपका बहुत ऐसा है कि संवेदनशीलता को बड़ा हतोत्साहित कर देता है कि बुलावा आया होगा, कोई बारात नहीं जा रही थी, बारात नहीं जा रही थी, बेचारे परेशान होकर अपने घर लौट रहे थे भूखे पेट, कोई बारात नहीं जा रही थी कि बुलावा आया होगा और चल दिए होंगे तैयार होके, शेरवानी पहन के, साफा लगा के। बेचारे अपने भूखे पेट जा रहे थे, उनको पता था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने घर लौट के जा रहे थे। बिल्कुल। अर्जुन गुप्ता जी आप लाइन पे बने रहिए, हमारे साथ रत्नाकर सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। रत्नाकर सिंह जी स्वागत है आपका सर एनबी न्यूज में। धन्यवाद। रत्नाकर सिंह जी, मजदूरों को लेकर सियासत जारी है, हालांकि सवाल मैं आपसे यह भी पूछूंगा, जो आज 3 बजे बैठक होनी है उस बैठक का मतलब क्या है? वाकई मजदूरों का जो दर्द है वो समझ में आता है कांग्रेस को? कोरोना की जो महामारी है उसको लेकर चर्चा होगी या फिर आगे जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी? सबसे पहले मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था, मैं अर्जुन जी की बातों का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए क्या है, इस महामारी के दौर में दलगत भावना से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को, हर नेता को लोगों का, मजदूरों का सहयोग करना चाहिए। ठीक है। मैं भाजपा से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वंदे भारत करके मिशन चलाती है और बाहर के लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको भारत में लेके आती है। हमारे मजदूर जो 2 महीना से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनके पास ना अन्न है, ना राशन है, ना घर जाने के लिए पैसे हैं, उनको रास्ते में छोड़ दी है मरने के लिए। कांग्रेस सरकार उन मजदूरों की मदद के लिए 1000 बसें अगर भेजती है उनको घरों तक पहुंचाने के लिए, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने बोला कि अगर योगी सरकार ने परमिशन दे दिया होता तो 5000 मजदूर आज तक अपने। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, जवाब भी ले लेते हैं। अर्जुन गुप्ता फोन लाइन पर बने हैं। अर्जुन गुप्ता जी जवाब दीजिए।
नहीं देखिए, इस तरह बोगस की बात नहीं। 1000 बस का डिटेल आया, उसमें 3 व्हीलर थे, बसें थी नहीं, नंबर खाली चला गया। ये सब बोगसगिरी नहीं चलेगी। और मैं फिर बोलता हूँ, महाराष्ट्र में आपने क्या किया? महाराष्ट्र में आपकी सरकार की, आपने मजदूरों के लिए क्या किया? खाली बड़ी बड़ी बातों करने से काम नहीं चलता है। आपने महाराष्ट्र में मजदूरों की, आपकी सरकार थी, आपने मजदूरों के लिए क्या किया बताइए? मैं इनके बातों का जवाब दूं? बिल्कुल सर, रखिए। बताओ ना। देखिए, ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बोगस सबसे बात ज्यादा मैं कर रहा तकलीफ हूं। जो- अर्जुन गुप्ता जी सुन लीजिए अब। महाराष्ट्र में। और अर्जुन गुप्ता जी सुन सुनने लीजिए, दीजिए। सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी है, रत्नाकर सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए सर। इनको शायद जानकारी नहीं है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जो है 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कायदे से लिखा है कि प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से गंतव्य तक दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो भी गाड़ियां जा रही हैं, उन गाड़ियों को कोई भी अधिकारी उनका पेपर नहीं मांगेगा, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, क्योंकि ये आपदा का समय है। इस समय जरूरी ये है कि उन मजदूरों को घरों तक पहुंचाया जाए। ये नोटिफिकेशन उन्होंने 30 जून तक के लिए वैलिड किया है। ठीक है अर्जुन अब गुप्ता जी। सवाल ये उठता है कि जब ये नोटिफिकेशन केंद्रीय मंत्री द्वारा आ चुका है, उसके ऊपर भी योगी सरकार कुछ 150 बसों को अनफिट बता रही थी। चलिए ठीक है, हमारी 150 बसें अनफिट थी, 850 बसों को तो अनुमति देना चाहिए मजदूरों को उनके घर पे ले जाने के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अर्जुन गुप्ता जी जवाब दीजिए। नहीं, जो भी है, देखिए आपने 1000 नहीं अर्जुन गुप्ता जी, नोटिफिकेशन का जिक्र हुआ है, नोटिफिकेशन का जिक्र हुआ है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया उस पर जानना चाहूंगा, उस पर आप जवाब दीजिए। पहले तो बात है, आपने 1000 बस का नंबर दिया था, उसमें ऑटो क्यों निकले? उसमें गाड़ियां खराब कैसी निकली जो गाड़ी चलती नहीं अर्जुन गुप्ता जी, उस गलती को वो मानते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जिनके कागज या फिर जो अनफिट गाड़ियां थी उनको आप परमिशन मत दीजिए, लेकिन जो सड़कों पर गाड़ियां उतारी, जो बसें उतारी, उनको आपने आगे चलने नहीं दिया। उसके पीछे वजह क्या थी? तो भाई कहीं क्रेडिट हाथ से ना निकल जाए। गलती, आप एक गलती करो या 100 गलती, तो गलती हुई कि नहीं हुई है बताइए। आपने 1000 बस का नंबर दिया, अच्छा। उसमें ऑटो निकला, मोटरसाइकिल का नंबर निकला कि नहीं निकला? आपने गलती किया कि नहीं गलती किया? जी, गलतियों पर बहुत गलतियां आपस में होती रही, राजनीतिक बयान चलते रहे, लेकिन ये भी तो सोचते कि मजदूर भूखों मर रहा है, उनको तो बस पहुंचा देते। 150 बसें आप अनफिट देखते रहे, ऑटो की लिस्ट जारी कर। भाजपा के पास ये टाइम रहा, सरकार के पास ये टाइम रहा। सुनिए अर्जुन जी सुनिए, सरकार के पास ये टाइम रहा कि ट्विटर पे ये डाल दे कि भैया इसमें 100 बस वो मोटरसाइकिल हैं, 100 ऑटो हैं, ये टाइम आपको रहा। लेकिन आपको ये टाइम भी तो होना चाहिए था। आप देखते कि जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको तो बस पहुंचा देते। महानता और मानवता इस बात पर मानी जाती कि ठीक है, कांग्रेस ने हमें 1000 बस दी थी, लेकिन 1000 बस नहीं निकली, 100 निकली तो 900 हमने भेज दी। लेकिन आप तो ट्विटर पर लड़ाई लड़ते रहे अर्जुन जी, संवेदनशीलता को छलनी करते रहे आप। रत्नाकर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, सर रखिए अपनी बात। जी देखिए, ये योगी सरकार नहीं है, ये अनुपयोगी सरकार है। ये उस तरह से व्यवहार किया है जैसे आदमी भूखो पड़ा है कई दिन से और खाने की थाली उसके सामने रख के और उसको योगी सरकार ने छीनने का काम किया है। आप सोचिए, जो मजदूर भूखो चल रहे हैं, अपने परिवार के साथ पैदल चल रहे हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, फुटेज देखे होंगे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें जो है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो रास्ते में पैदल जा रही हैं। अगर उनको मानवता के नावे, यहाँ पे प्रियंका गांधी ने तो कहा हम सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा भाव से करने की मदद कीजिए। आप चाहिए तो स्टिकर बैनर भारतीय जनता पार्टी का लगा लीजिए, लेकिन हमको सेवा करने दीजिए। उन गरीब मजदूरों, लाचार मजदूरों की सेवा करने का हमें मौका दीजिए। ठीक है, ये योगी सरकार नहीं है, ये अनुपयोगी सरकार है। बात में करें, पहले महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, आप उद्धव ठाकरे जी के साथ गठबंधन में है। आप बताइए, आप यहाँ का क्या कर रहे हैं? यूपी की बात करो, यूपी में सरकारों के बारे में बता दे रहा हूं। यहाँ पे तो हमारी अलायंस की सरकार है, आपने क्या किया मजदूरों के साथ? आप अगर 1 मिनट देंगे तो मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार की बातें आपको बता दूं। देखिए, छत्तीसगढ़ ने अभी राजीव गांधी का जो पुण्यतिथि था, उसमें 21 मई को 19 लाख मजदूरों के अकाउंट में 2500 रुपया हर मजदूर के अकाउंट में देने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने 1500 रुपया हर गरीब मजदूर के अकाउंट में डालने का ऐलान किया है। वहां पे बिजली फ्री किया है। अपने स्तर से जितना संभव हो सके राजनीति बंद करिए, सेवा का काम करिए, मोदी जी के नेतृत्व में चलिए। कोरोना का उन्होंने विश्व स्तरीय उदाहरण पेश किया है। आपने क्या किया है उत्तर प्रदेश में? करके काम नहीं चलेगा।
नहीं, अर्जुन गुप्ता जी, रत्नाकर सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों अपनी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र गिना रहे हैं, धरातल की तस्वीरों को लेकर आप डिस्कशन कीजिए ना। धरातल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिर राजस्थान की बात हो, महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, कहीं के हालात अच्छे नहीं है, कहीं के हालात अच्छे नहीं है सर। कारण क्या है? कारण मैं आपको बताता हूँ, कारण क्या है? पेट थपथपाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, कहीं के हालात अच्छे नहीं है, आप मजदूरों से जाकर पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मुझे नहीं तो मैं बोल आज सबसे ज्यादा मजदूर मुंबई से गया है। आपने क्या किया? आपकी सरकार की आपने क्या किया बताइए ना। मैं इनका कारण बताना चाहता हूँ कि क्यों योगी क्या कारण है कि तेजी से बढ़ा है कोरोना के केसेस और मजदूर रास्ते में है। सुन लीजिए एक मिनट। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर, सुनने की भी क्षमता रखिए। चंद्रशेखर जी कुछ पूछना चाहते हैं, सर पूछिए। अर्जुन जी, आपने अभी एक बात कही कि भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, मोदी जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छी बात है, सम्मान करते हैं इस बात का, लेकिन क्या मजदूरों को भूखे रख के भारत विश्वगुरु बनेगा? क्या मजदूरों के भूखे पेट पे भारत विश्वगुरु बनेगा? क्या जो मजदूर सड़क का निर्माण करता है, जो भारत का निर्माण, आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा, आप सुनना नहीं चाहते हैं? भारत विश्वगुरु बनेगा मजदूरों को भूखे रहने से? जो सड़क का निर्माण, जो भारत का निर्माण करते हैं, उनके भूखे रहने से भारत विश्वगुरु बन जाएगा? या संवेदनशीलता बिल्कुल छलनी हो जाएगी, मजदूर पटरियों पर कट जाएगा, ट्रकों में कुचल जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा? भारत विश्वगुरु बनेगा मानवता से, और अगर ये मानवता कहीं खत्म होती है, किसी भी तबके को प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार को समझना चाहिए, आपको ये मानवतापूर्ण जवाब देना चाहिए। आप राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, उनसे पूछिए ना उन्होंने क्या किया। आप जाके यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी तो मैंने आपसे सवाल, अर्जुन जी, मैंने आपसे सवाल पूछा है, भारत ऐसे विश्वगुरु कैसे बनेगा? मजदूर भूखे पेट सोएंगे तो, मजदूर पटरी पे कटेंगे, इस बात का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। जब मजदूर कोरोना से मुक्त हो जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनेगा, इतना मुझे विश्वास है। कोरोना से अपने आप हो जाएगा, 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 बताइए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कोरोना की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। रत्नाकर जी, मेरा सवाल है आपसे, भारत विश्वगुरु बनेगा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा कोरोना से मुक्त हो जाएगा। आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे कैसे होगा? भूखे पेट मजदूर चल रहा है, आप महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ खेल रहे हैं। एक मिनट जरा मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, फिर मैं आपके हर प्रश्न का और इनके गुप्ता जी के हर प्रश्न का जवाब बताएं। अभी कल परसों में ही आपने नेपाल ने धमकी दिया है कि 3 स्थान जो है वो भारत में है, वो हम किसी भी हालत में उसको हासिल करेंगे। नेपाल जैसा छोटा सा देश इनको आंख दिखा रहा है, मतलब इनकी विदेश नीति और कूटनीति एकदम असफल है। ये कैसे बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ये अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे और रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे और चाइना का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेपाल को बीच ये अरे सर सुन लीजिए, विश्व गुरु बनने की बात आ रही है। आप महाराष्ट्र में आपके लोग पूरे तरह निकम्मे। रत्नाकर जी भी मजदूरों के लिए आपने, अर्जुन जी सुनिए, आप अगर विदेश नीति बहुत जोरदार जबरदस्त जाबाज होती तो भारत को यह कहना चाहिए था कि चाइना को सुरक्षा परिषद से बाहर कर दो। नहीं, वो तो भारत को यह कहना चाहिए था कि चाइना को सुरक्षा परिषद से बाहर कर दो, एक मांग उठानी चाहिए थी, लेकिन आप विश्वगुरु बनाने निकले हैं। अरे अर्जुन जी अंतरात्मा को देखिए, भूखे पेट मजदूर मर रहा है, आप विश्वगुरु बनाने निकले हैं। यहाँ घर में दाना नहीं है और अम्मा चली भुनाने, देखिए तो सही। आप बोल सकते हैं, ये आपको तो गरीबों की सरकार नहीं है। ठीक है, ये अंडा सर बहुत ही शॉर्टली समय का अभाव है, बहुत ही शॉर्टली सर समय का अभाव है, रखिए अपना विचार आप। जी हेलो, मैं बोलूं? जी अपना स्टेटमेंट रखिए आप, बहुत ही शॉर्टली समय का अभाव है सर। हाँ देखिए क्या है, ये सरकार जो है गरीबों के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। अगर ये गरीबों के प्रति संवेदनशील रहती तो जो 21 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया है, ठीक है, उसमें कुछ तो किया रहता जिसमें गरीबों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट मिलता। इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ राहत के नाम पे कर्ज देने का काम किया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अर्जुन गुप्ता जी फाइनल कमेंट सर आपसे बहुत ही शॉर्टली।
नहीं सर, सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों पर ध्यान रख रही है। ठीक है। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको साथ में होकर, वो धरातल में तस्वीरें दिख रही है। कोरोना की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई राजनीति करेगा तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि सबका सहयोग जरूरी है, कोई सहयोग करे तो सहयोग को स्वीकार भी करना चाहिए। चलिए अर्जुन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप काम से जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। ये लड़ाई सोशल मीडिया से अगर जमीन पर आ जाएगी तो मजदूर का भूखा पेट कहीं संतुष्ट हो जाएगा। यही भारत की सबसे बड़ी विजय होगी। सचिन, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर अब राजनीति से उठकर हमें सोचना होगा। हालांकि जो आज 3 बजे बैठक होनी है, बैठक में ही क्लियर हो पाएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ है तमाम विपक्षी पार्टियों का, क्योंकि कोरोना को लेकर डिस्कशन की बात सामने आ रही है, लॉकडाउन को लेकर डिस्कशन होगा। और फिलहाल खबरें यह भी हैं कि जिस तरीके का सौतेला व्यवहार का बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है, उसको लेकर भी तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो विपक्षी दिग्गज हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। हालांकि 3 बजे का हमें इंतजार करना होगा। उसके बाद जो ब्रीफिंग होगी उसमें क्लियर हो पाएगा कि इस बैठक में जो चर्चा हुई थी वो वाकई कोरोना लॉकडाउन को लेकर हुई थी या फिर आगामी चुनाव को लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ।